गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या कर रहे हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर केमिकल शिफ्ट का एक टेबल लिख रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम ये लिखते हैं कि जो आपका केमिकल शिफ्ट है किसी भी एनएमआर के अंदर, अगर हम हाइड्रोजन एनएमआर की बात कर रहे हैं तो वो केमिकल शिफ्ट आपका किस मॉलिक्यूल के लिए किस रेंज के अंदर होता है, ठीक है। और अगर कार्बन एनएमआर की बात करते हैं तो वो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो किस रेंज के अंदर आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन एनएमआर या प्रोटोन एनएमआर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को H+ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटोन से करते हैं, इसलिए हम इसे प्रोटोन एनएमआर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटोन एनएमआर है इसमें हम क्या लिखते हैं कि जो आपके ग्रुप है, अलग अलग टाइप के जो ग्रुप है, ग्रुप का मतलब क्या है कि जो आपका प्रोटॉन है या हाइड्रोजन है वो किस तरह के समूह से जुड़ा हुआ है, या जो हाइड्रोजन है जिसका हमें एनएमआर सिग्नल निकालना है उसका एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट का मतलब उसके चारों तरफ किस तरह के समूह उपस्थित है, या वो क्या वो sp3 कार्बन है या sp2 कार्बन है या sp कार्बन है, या फिर डायरेक्टली उस हाइड्रोजन के साथ कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा En वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बेस पे क्या होता है, इसकी केमिकल शिफ्ट का जो मान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज है ये क्या होती है, इसकी एक रेंज होती है जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि इसकी रेंज क्या होती है, कि आपके टाइप्स ऑफ प्रोटॉन क्या है और उसके लिए केमिकल शिफ्ट की रेंज क्या है। और डेल्टा या केमिकल शिफ्ट को हम किसके अंदर लिखते हैं, पीपीएम के अंदर लिखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर, ठीक है। तो ये एक टेबल बना रही हूं मैं जिसमें हमने क्या लिखा है कि आपका टाइप ऑफ प्रोटॉन क्या है, उसके लिए केमिकल शिफ्ट की रेंज क्या है, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग से हम लेके चलते हैं कि टीएमएस। टीएमएस क्या होता है, हमारा रेफरेंस होता है, ठीक है। टेट्रा मिथाइल सिलेन होता है, जो कि क्या होगा, एक रेफरेंस है, इसलिए हम इसका डेल्टा या फिर केमिकल शिफ्ट कितना लेके चलते हैं, हमेशा 0 ppm लेके चलते हैं। ये क्या होता है, हाईली शील्डेड होता है, बहुत ज्यादा परिरक्षित होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक जैसे 12 प्रोटॉन होते हैं, उन 12 प्रोटॉन का एक सिग्नल हमें मिलता है, बहुत शार्प पीक मिलती है, ठीक है। और इसका जो केमिकल शिफ्ट है वो कितना लेके चलते हैं, हम 0 लेके चलते हैं। और इसी के कंपैरिजन में हम बाकी सारे प्रोटॉन्स का केमिकल शिफ्ट काउंट करते हैं, या तो वो अपफील्ड होता है या फिर वो डाउनफील्ड होता है। किस पर डिपेंड करता है, शील्डिंग पर या डी शील्डिंग पर। शील्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, डी शील्डिंग में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम बात तो करते हैं किसकी, sp3 कार्बन की। अगर sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो उसके लिए डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो 0.9 से 1.1 के बीच में होती है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा कुछ स्ट्रेंड विकृति वाला एक और मॉलिक्यूल होता है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, 3 मेंबर की, 3 कार्बन की एक वलय है एक रिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 कार्बन है, तीनों क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp3 संकरण है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, हर कार्बन के ऊपर दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए डेल्टा की वैल्यू जो है वो क्या होती है, सबसे कम होती है पूरे प्रोटॉन में से, और टीएमएस से थोड़ी ज्यादा होती है, ये लगभग आती है 0.1 से लेके 0.4 तक, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन में sp3 कार्बन ही है, लेकिन sp3 कार्बन भी क्या है, हाईली स्ट्रेन्ड है, बहुत ज्यादा विकृत है, क्योंकि 3 मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर की रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होता है, विकृति ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इनके पी कक्षक, कार्बन के पी कक्षकों में ओवरलैप बहुत कम हो पाता है, उसकी वजह से ये क्या होता है, आसानी से फूटने की प्रवृत्ति रखती है, ये वलय की फूलने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इसलिए ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे कम होती है, कितनी होती है, 0.1 से 0.4 के बीच में होती है, ठीक है। दूसरा देखो, अगर आप लेते हो sp3 कार्बन, sp3 कार्बन का मतलब क्या है, जिसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कौन सा है, sp3, और उसके साथ जुड़ा हुआ है क्या, एक हाइड्रोजन, ठीक है। sp3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो आती है वो आती है 0.9 से 1.1,
ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी है। ये आपका sp3 कार्बन है, इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है 0.9 से 1.1 के बीच में। ठीक है, दूसरा लो आप sp2 कार्बन, ये कौन सा था, sp3 कार्बन। अगर आप sp2 कार्बन लेते हो, ये क्या है हमारा sp2 कार्बन। अगर sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो उसके लिए आपका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है वो क्या होगा, इस sp3 से ज्यादा होगा। ठीक है, और ये कितना होता है, ये 4 से 6 के बीच में होता है। ये कितना होता है, 4 से 6 के बीच में होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि sp3 कार्बन से sp2 कार्बन की तरफ आते हैं तो हमारा परसेंट s कैरेक्टर जो है या s जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर परसेंट s कैरेक्टर बढ़ता है तो ये क्या है, कार्बन है, कार्बन की En का मान जितना s कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा बढ़ता है। En जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो sp3 कार्बन की सबसे कम होती है, sp2 की उससे ज्यादा होती है, sp3 की sp3 की सबसे कम होती है, sp2 की En उससे ज्यादा होती है और sp की En सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि परसेंट s कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा उसका केमिकल शिफ्ट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और है, क्या है कि अगर हम बात करें sp कार्बन का, ठीक है, ये हमारा क्या है, sp कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 2 से 4 के बीच में होती है। ठीक है, इसके लिए जो वैल्यू होती है केमिकल शिफ्ट की वो कितनी होती है, 2 से 4 के बीच में होती है। अब ये जो वैल्यू है ये sp2 वाले से कम क्यों हो गई। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बोला था कि जैसे जैसे ये sp3 से sp2 से sp की तरफ आ रहा है वैसे वैसे En बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका केमिकल शिफ्ट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या है, sp2 कार्बन है, उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, उसके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो ज्यादा है लेकिन sp वाले की कम है। तो यहाँ पर एक फैक्टर काम में आता है, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। ठीक है, यहाँ पे आता है मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं चुंबकीय विषमदैशिकता। जैसे आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिज्म शो करते हैं, विषमदैशिक होते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो भी विषमदैशिक होती है, समदैशिक होती है। sp के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिज्म होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इसका ये जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है ये कम हो जाती है sp2 के कंपैरिजन में। ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कि ये जो आपका केमिकल शिफ्ट है इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तब उसके अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ये टेबल याद रखनी है कि अगर सिंपल सा एक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन जो है उसका केमिकल शिफ्ट किस पे डिपेंड करेगा, इस कार्बन पर डिपेंड करेगा कि ये कार्बन कैसा है। ठीक है, अगर ये साइक्लोप्रोपेन है, sp3 कार्बन है लेकिन साइक्लोप्रोपेन है तो ये स्ट्रेंड है, यहाँ पर केमिकल शिफ्ट सबसे कम होगा 0.1 से 0.4। sp3 कार्बन है तो 0.9 से 1.1, sp2 है तो 4 to 6 और sp है तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा 2 to 4। किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिज्म की वजह से या मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी की वजह से होता है, और इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया आपका सिंपल कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब क्या नेक्स्ट जो है, इतना समझ में आया ना आपको। नेक्स्ट जो है वो लिखती हूं मैं यहाँ पर, ये 1 2 3 और 4 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि अगर कोई कार्बन जो है वो जुड़ा हुआ है किसी कार्बोनिल कार्बन के पास वाले कार्बन के साथ, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, इसके पास वाला ये कार्बन, इस कार्बन पे ये जुड़ा हुआ हाइड्रोजन या प्रोटॉन, इसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये क्या होती है, ये वैल्यू 2 से लेके 2.5 तक होती है। देखो आपने क्या किया कि sp2 जो कार्बन था उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी सी, 4 से 6 थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वाला जो कार्बन है ये भी क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है,
लेकिन हाइड्रोजन डायरेक्टली इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन इसके पास वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इस कार्बन के पास क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन के पास वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू 2 से 2.5 हो जाती है। ठीक है ये sp3 कार्बन ही। ठीक है, लेकिन sp3 कार्बन का क्या होता है, 0.9 से 1.1 होता है। लेकिन इस sp3 कार्बन के पास वाला कोई भी कार्बन अगर कार्बोनिल है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी केमिकल शिफ्ट की मान को बढ़ा देगा, कुछ मात्रा में ही बढ़ाएगा लेकिन बढ़ा देगा। ये कितने कर देगा, 0.9 से 1.1 से बढ़ाकर क्या कर देगा, 2 से 2.5 के बीच में कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये जो मॉलिक्यूल है ये डायरेक्टली किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया हमने इसको, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन और इस पे है ये प्रोटॉन, अब इसका केमिकल शिफ्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या था, इस कार्बन के पास कार्बन ही था लेकिन उसके पास ऑक्सीजन था, यानी एक कार्बोनिल समूह था, इसका EN ज्यादा होता है, इसलिए ये इस sp3 कार्बन के केमिकल शिफ्ट को 0.9 से 1.1 से बढ़ाकर 2 से 2.5 कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया। ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा EN का होता है देन कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू और बढ़ेगी, और बढ़ के ये कितनी हो जाती है, लगभग 3 से 4.2 के बीच में हो जाती है, लगभग 3 से 4.2 के बीच में हो जाती है। यानी हम क्या करते हैं, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे अगर हम ज्यादा EN वाला ग्रुप जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, आपके केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, डी शील्डिंग होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ज्यादा EN वाले। ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, यहाँ पे डी शील्डिंग हो जाती है। डी शील्डिंग होती है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, मतलब ये डाउन फील्ड में जाएगा, और जितना डाउन फील्ड में जाता है उतने ही आपका डेल्टा का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, अगर हम ऑक्सीजन की जगह हैलाइड जोड़ दें तो क्या होगा, तो ये वैल्यू जो है वो 3 से 4.5 के बीच में पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, ऑक्सीजन की जगह क्या जोड़ दिया, हैलाइड जोड़ दिया, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, हैलाइड है, कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, अगर ये जोड़ते हैं तो ये भी क्या है, ज्यादा EN के हैं, ये क्या करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करके यहाँ पे डी शील्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, यानी ये डाउन फील्ड पे जाएगा, यानी केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ेगा, ये 3 से 4.5 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में हम लेते हैं क्या, कुछ ऐसे समूह, जैसे ये आपने देखा कि ये था कौन सा, कार्बोक्सिलिक समूह के पास वाले कार्बन पे है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पे है, ये हैलाइड के पास वाले कार्बन पे है। अब ये देखते हैं कि कोई अगर आपका फंक्शनल समूह या क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़ा हुआ प्रोटॉन है तो उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी। जैसे आपने ले लिया एल्कोहल, ठीक है, आपने क्या लिया, एल्कोहल, एल्कोहल में क्या होता है, ROH होता है, यानी इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली क्या हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तो क्या था, ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन था, यहाँ क्या है, इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन जो है ज्यादा EN का है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन के ऊपर बहुत ज्यादा कम कर देगा, डी शील्डिंग होगी, डाउन फील्ड होगा, और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1 से लेके 5 तक हो जाती है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 से लेके 5 तक आ जाती है। ठीक है, अब ये रेंज क्यों आती है, रेंज इसलिए आती है कि ये जो R जुड़ा हुआ है ये इस पे डिपेंड करता है कि अगर R है, मतलब अगर हमने 3 डिग्री कार्बन जोड़ दिया तो इसमें क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, प्रेरणिक प्रभाव लगेगा, ये क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे आकर्षित कम करेगा, जब हाइड्रोजन से आकर्षित कम करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी कम आएगी। ठीक है, कम आएगी तो ये आपका जो डेल्टा की वैल्यू है ये कम हो जाएगी। तो ये रेंज जो आती है ये 1 से 5 के बीच में आती है, किसके लिए, एल्कोहलिक समूह के लिए। ठीक है, या एल्कोहलिक ग्रुप के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आप एमीन लो, ठीक है, तो एमीन में क्या होता है, एमीन में नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, एमीन में क्या होता है, ये RNH2 होता है,
यानी हमें कौन सा ये वाला प्रोटॉन है, इसका अगर चेक करना है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये वैल्यू भी लगभग 1 से लेके 5.5 तक हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है? 1 से लेके 5.5 तक हो जाती है। इसके अलावा अगर लेते हैं एमाइड, तो एमाइड में क्या है? एमाइड में क्या है? एक तो कार्बोक्सिलिक समूह है, इसके साथ में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और उसके पास है हाइड्रोजन, यानी हमारे पास यहाँ पे दो ग्रुप आ गए जो कि ज्यादा ईएन के हैं। तो ये जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है केमिकल शिफ्ट की, और कितनी हो जाती है? 5 से लेके 8.5 तक। ठीक है, हमने क्या देखा था कि अगर कार्बोक्सिलिक समूह के पास वाले कार्बन पे है तो इसकी वैल्यू केमिकल शिफ्ट की 2 से 2.5 होती है, लेकिन अगर हम क्या करें, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 से 5.5 होती है। हमने दोनों ही समूह ऐड कर दिए, हमने कार्बोक्सिलिक भी ले लिया, नाइट्रोजन भी ले लिया, तो ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कितनी हो जाती है? 5 से 8.5 के बीच में हो जाती है। ये रेंज आपको याद रखनी है, जब आप क्वेश्चन करोगे एनएमआर के तो आपको इन रेंज के आधार पर ही मॉलिक्यूल का पता चलेगा कि आपका मॉलिक्यूल कौन सा है, क्योंकि जब सिग्नल मिलता है तो सिग्नल में हमें सिर्फ ये डेल्टा की वैल्यू ही मिलेगी, या आपकी डेल्टा की रेंज जो है वो ये है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो आप बताओ कि कौन सा कंपाउंड है, तो आपको ये ग्रुप ध्यान रखने होंगे कि इस रेंज के अंदर कौन से ग्रुप आते हैं, या फिर इस रेंज में हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड लो आप, अभी तक हमने क्या किया? sp2 कार्बन लिया था। ठीक है, sp2 कार्बन के लिए क्या होता है? केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 2 से 4 होती है, सॉरी 4 से 6 होती है। ठीक है, तो 4 से 6 जब वैल्यू आती है उसमें हम क्या करें, एक बेंजीन ले लो। बेंजीन भी क्या है? sp2 कार्बन है इसके अंदर भी सारे। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है? सारे के सारे sp2 कार्बन है, हर कार्बन के ऊपर एक प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? 6 से 8 के बीच में होती है। एक sp2 कार्बन था, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 4 से 6 थी, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 6 से 8 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि क्या है, ये पूरा का जो पूरा मॉलिक्यूल है इसके अंदर क्या है? 3 डबल बॉन्ड है, दोनों तीनों कॉन्जुगेशन में है, यानी पूरे के पूरे 6 कार्बन के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करते हैं? ये ईएन बहुत ज्यादा दिखाते हैं, यानी ये क्या करेंगे, प्रोटॉन जितने भी जुड़े हुए हैं इसके ऊपर उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम रहने देते हैं, और ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा खींच के रखते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 4 से 6 की जगह बढ़ के कितनी हो जाती है? 6 से 8 हो जाती है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर sp2 कार्बन है तो उसके पास वाले कार्बन पर भी डिपेंड करता है कि उसके पास वाला कार्बन कैसा है। तो यहाँ पर सारे sp2 ही कार्बन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी प्रोटॉन की, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जो कि 6 से 8 हो जाती है। अगर नॉर्मली बेंजीन की बात करें तो ये 7.2 होती है। बेंजीन के लिए ज्यादातर जो वैल्यू आती है केमिकल शिफ्ट की वो 7.2 आती है। ठीक है, अब बात करो कि ये तो हमने क्या लिया? बेंजीन ले ली। अब इसकी जगह ले लेते हैं हम पिरिडिन। पिरिडिन में क्या है? पिरिडिन के अंदर एक नाइट्रोजन होता है, 6 मेंबर की रिंग, 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन, यानी यहाँ पे क्या है, इस रिंग के अंदर एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट आ गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक क्या आया यहाँ पे? नाइट्रोजन आया, जो क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो कितनी हो जाएगी? 7 से 8.6 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 7 से 8.6, क्योंकि इन 6 कार्बन में से एक कार्बन को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू केमिकल शिफ्ट की थोड़ी बढ़ जाती है, 7 से 8.6 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद लो आप फ्यूरेन। फ्यूरेन में क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 5 मेंबर की रिंग है, ये सारी दोनों क्या थी? 6 मेंबर की रिंग थी। अभी हमारे पास फ्यूरेन है, तो फ्यूरेन क्या होती है? 5 मेंबर की रिंग होती है, जिसमें एक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब इसके लिए
इसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो होती है वो स्पिरिडिन और इससे थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 6 से लेके 7.5 तक होती है। 6 से लेके 7.5 तक होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि ये 5 मेंबर की रिंग रह गई, ये 6 मेंबर की थी, यानी यहाँ पे 5 ही sp2 कार्बन है, सॉरी 6 sp2 कार्बन है और इसके पास 5 ही sp2 कार्बन है। तो क्या होगा, थोड़ा सा En का डिफरेंस आएगा, थोड़ी प्रोटोन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 6 से 7.5 तक हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, मेन जो आपके समूह होते हैं, आपने फिनोल का सॉरी अल्कोहल का देखा कि अगर अल्कोहल है तो उसमें जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, उसके लिए केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है वो 1 से 5 के बीच में होती है, ठीक है। अगर हम ले क्या फिनोल, ठीक है, तो फिनोल में ये वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी, ये आप फिनोल देखो क्या होता है, आपने बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है, बेंजीन रिंग की के कारण के ऊपर डायरेक्ट जो जुड़े हुए प्रोटॉन हैं उनका केमिकल शिफ्ट 6 से 8 तक होता है, ठीक है। उसके साथ एक और ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है प्रोटॉन के साथ। अगर इस प्रोटॉन का अगर हम चेक कर रहे हैं कि केमिकल शिफ्ट कितना है, तो उसके साथ एक तो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है जो बहुत ज्यादा En वाली है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचती है, उसके साथ एक ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये कितनी आएगी, 4 से 12 के बीच में रहेगी, ठीक है। फिनोलिक जो हाइड्रोजन होता है उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 से लेके 12 के बीच में आ जाती है। अगर नॉर्मली फिनोल की बात करें तो इसके लिए वैल्यू आती है 8, ठीक है। अगर कहीं भी वैल्यू केमिकल शिफ्ट की आपके पास 8 लिखी हुई है तो आप ये मानना कि आपके पास वो कंपाउंड कौन सा है, फिनोल है। अगर आपके पास नॉर्मली केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7.2 दी हुई है तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि वो बेंजीन है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में ये आ गया आपका फिनोलिक हाइड्रोजन, जो क्या होता है 4 से 12 के बीच में होता है। अब लो एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन, ठीक है, एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन, एल्डिहाइडिक का मतलब क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, यानी C डबल बॉन्ड O के ऊपर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। हमने पहले जो पढ़ा था वो कार्बोनिल के पास वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन था, ठीक है, उसका जो केमिकल शिफ्ट था वो 2 से 2.5 था। अब डायरेक्टली कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, कितनी होगी, एल्डिहाइडिक, ये एल्डिहाइडिक प्रोटोन है आपका, ठीक है, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप पर जुड़ा हुआ जो प्रोटोन है उसका केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ज्यादा, कितनी, 9 से 10.5 के बीच में होती है, ठीक है, कितनी होती है, 9 से 10.5 के बीच में होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगी ना केमिकल शिफ्ट की वो 18 की होती है, ठीक है, वो आती है इनोलिक हाइड्रोजन की। उससे पहले आप ये देखो कि एसिडिक अगर हाइड्रोजन है तो उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होती है, ये एल्डिहाइडिक की होगी 9 से 10.5। उसके बाद में लास्ट के बस 2-4 बचे हैं, एसिडिक अगर हाइड्रोजन है, एसिडिक का मतलब क्या है, ये एसिडिक समूह वाला हाइड्रोजन, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, इसमें क्या है, एक कार्बोक्सिलिक समूह था तो 9 से 10.5 थी, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक समूह के साथ एक ऑक्सीजन भी है, कार्बोक्सिलिक समूह भी है, ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 12.5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 से 12.5 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये तो था क्या, एसिड, ठीक है, एसिड का हम क्या बना सकते हैं, ये है कीटोन, कीटोन से हम इनोल, यानी कीटो से इनोल, यानी इसका टोटोमर अगर बना दे तो वहां पे क्या होगा, ठीक है, यानी इनोलिक अगर हाइड्रोजन है हमारे पास, इनोलिक हाइड्रोजन, इनोलिक हाइड्रोजन का मतलब एक एल्कीन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये हमारा क्या है, इनोलिक हाइड्रोजन। अगर ये इनोलिक हाइड्रोजन है तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, ये 13 से 18 के बीच में, ठीक है, ये क्या है, केमिकल शिफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू है, 13 से 18 किसके लिए होती है, इनोलिक हाइड्रोजन के लिए होती है, ठीक है।
बस इसके बाद में दो और है कि अगर कोई बेंजाइलिक समूह है, बेंजाइलिक समूह का मतलब क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके 5 वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो उसके लिए क्या होती है 2 से 2.5 होती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। बस ये आपकी पूरी टेबल है, इस टेबल को आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि आपकी